वही जय आदित्य और विराज की नजरों को देख अपने मन में कहता है, भैया और आदित्य के साथ एक ही घर में रहना बहुत मुश्किल है। खुद में इतना कहने के बाद वो गहरी सांसें लेने लगता है। तभी आदित्य कहता है, नेक्स्ट बार से मैं ध्यान रखूंगा तुम्हारी रोटी पूरी कच्ची रहे। ये सुन विराज अपने आंखों को रोल कर कहता है, तुम मेरे भाई को ऐसा खाना खिलाओगे, मैं कैसे अपना भाई का जिम्मेदारी दे सकता हूँ तुम्हें। इस बात को सुन आदित्य कहता है, आदित्य दीवान के घर में बहुत सर्वेंट्स है, तो तुम्हें जय के खाने का फिक्र करने का जरूरत नहीं है। इस बात को सुन विराज कहता है, कई बार इंसान आसमान से जमीन पर भी आ जाते हैं आदित्य, तो पहले से ही रेडी रखना चाहिए हर सिचुएशन के लिए खुद को। विराज की बातों को सुन आदित्य कहता है, मुझे तो लगता है तुम मेरे लिए विश कर रहे होगे, पर आदित्य दीवान कभी हार नहीं सकता है, फिर उसे नीचे गिराना किसी के लिए इतना आसान नहीं है। दोनों को बहस करता देख जय अपने आवाज को ऊंचा कर कहता है, प्लीज आप दोनों खाना खाए। अपने भाई का बात और आदित्य जय का बात सुन दोनों बहस करना बंद कर खाना खाने लगते हैं। कुछ ही वक्त में खाना खत्म हो जाता है, फिर तीनों सोने के लिए जाने को थी, तभी विराज अपने रूम में जाते हुए कहता है, मेरे रूम में पूरा आवाज आता है, इसलिए आदित्य डोंट क्रॉस योर लाइन। आदित्य इस विराज नाम के कांटे से परेशान हो चुका था। एक टाइम था जब विराज उसके लिए काम करता था और अपने जुबान से एक शब्द नहीं निकालता, बस आदित्य के ऑर्डर को बिना कुछ सोचे मान लिया करता था, और अब विराज पूरा बदल चुका था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। पूरी 21 घंटे के बाद अनिरुद्ध का प्राइवेट जेट अमेरिका लैंड करता है। अमेरिका जैसे ही जेट लैंड होता है, अनिरुद्ध फटाफट से अपने शीट बैग को खोल खड़ा हो बाहर जाने लगता है, तो चिराग भी जल्दी से खोल साथ जाने लगता है। दोनों प्राइवेट जेट से बाहर आ जाते हैं। कार पहले से ही दोनों के आने का इंतजार कर रहा था। चिराग ने पहले ही सारा इंतजाम कर लिया था। दोनों कार के पास आते हैं तो ड्राइवर कार का दरवाजा खोल देता है, तो अनिरुद्ध कार के अंदर जा बैठ जाता है। वही चिराग आगे जा बैठ अपने मन में कहता है, सर अपने साथ अपना कपड़ा तो लाए नहीं है, ऊपर से मुझे भी लाने नहीं दिए हैं। पता नहीं सर को बीच बीच में किस बात का दौरा पड़ रहा है। अपने मन में चिराग शिकायत पर शिकायत किए जा रहा था। वही ड्राइवर भी कार के अंदर जा बैठ जाता है और ड्राइविंग सीट पर जा बैठ कार स्टार्ट कर देता है। तभी अनिरुद्ध कहता है, बिफोर गोइंग टू द होटल लेट्स गो टू अ गुड मॉल। ये सुन ड्राइवर कहता है, ओके सर। फिर कार रफ्तार से चलाते हुए करीबन 15 मिनट में अमेरिका के टॉप मॉल के पास कार को रोक देता है। कार रुकते ही चिराग और ड्राइवर दोनों कार से बाहर आते हैं। फिर चिराग अनिरुद्ध के लिए कार का दरवाजा खोल देता है, तो अनिरुद्ध कार से बाहर निकल मॉल के अंदर जाने के लिए अपने कदम बढ़ाता है। वही चिराग भी दोनों मॉल के अंदर जा मेन सेशन में चले जाते हैं। फिर अनिरुद्ध अपने लिए जीन्स टी शर्ट साथ शर्ट टाइप जैकेट सेलेक्ट करने लगता है। अनिरुद्ध के सिलेक्शन को देख चिराग हैरान था। वो अपने मन में ही कहता है, सर को हुआ क्या है। इस सवाल को वो अपने मन में करने के बाद अपने आंखों को रोल कर लेता है और बस देखता रहता है। तभी अनिरुद्ध अपने लिए कपड़ा सेलेक्ट करते हुए कहता है, मुझे मत देखो, खुद के लिए कपड़ा सेलेक्ट करो, एक ही कपड़ा में तुम्हें यहाँ दिन बिताना है तो ठीक है। इतना कहने के बाद वो अपने लिए बस सेलेक्ट करने लगता है, तो चिराग भी फिर अपने लिए सेलेक्ट करने लगता है। कुछ वक्त तक कपड़ा सेलेक्ट करने के बाद अनिरुद्ध काउंटर में जा बिल पे कर देता है, तो चिराग कहता है, सर आपने सारा बिल क्यों पे कर दिया। ये सुन अनिरुद्ध कहता है, मेरे वजह से तुम अपने कपड़े पैक नहीं कर पाए तो जिम्मेदारी तो मेरा ही है ना। ये सुन चिराग आगे कुछ नहीं कहता है। वही अनिरुद्ध बिल पे कर देता है, तो चिराग सारे बैग पकड़ लेता है, पर कुछ छूट जाता तो अनिरुद्ध उन बैग्स को ले कुछ और बैग चिराग के हाथ से ले लेता है। फिर दोनों मॉल से बाहर आ जाते हैं। वही अनिरुद्ध का इतना अच्छा मूड देख चिराग बहुत खुश था। दोनों कार के पास आ जाते हैं तो ड्राइवर कार का दरवाजा खोल देता है। फिर दोनों कार के अंदर चले जाते हैं। ड्राइवर कार डोर लॉक कर आगे ड्राइविंग सीट पर जा बैठ कार स्टार्ट कर देता है। तभी अनिरुद्ध का फोन बजता है, तो अनिरुद्ध अपना फोन निकाल स्क्रीन पर नाम पढ़ने के बाद कॉल उठा अपने कान से लगा कहता है, हाँ अर्नव। ये नाम सुन चिराग अपने मन में कहता है, अर्नव सर इसे क्यों कांटेक्ट किए है। अपने मन में उठे सवाल को अपने मन में कहने के बाद वो अनिरुद्ध की बातों को सुन समझने का कोशिश करने लगता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता है। समझ भी कैसे आता, अनिरुद्ध कुछ बोल ही नहीं रहा था। हाँ के अलावा या ओके बातें खत्म हो जाती है और अनिरुद्ध फोन कट कर देता है। कुछ वक्त के बाद होटल आ जाता है, तो अनिरुद्ध और चिराग दोनों ही कार से बाहर आ जाते हैं। फिर ड्राइवर और चिराग सारे बैग उठा लेता है। फिर तीनों होटल के अंदर जाने लगते हैं। होटल के अंदर जाने के बाद मैनेजर खुद रिसेप्शनिस्ट से चाबी लेकर आता है और अनिरुद्ध को ग्रिड करने के बाद अपने साथ ले जाने लगता है। कुछ ही वक्त में अनिरुद्ध बुक किए हुए वीआईपी रूम के पास आता है और मैनेजर रूम का दरवाजा खोल देता है, तो अनिरुद्ध उसके साथ ड्राइवर और चिराग भी अंदर आ जाते हैं। फिर अनिरुद्ध का सामान रख वो दोनों रूम डोर लॉक कर चले जाते हैं।
तभी अनिरुद्ध बेड पर जा बैठ खुद में ही कहता है, देखता हूँ मोक्ष कब तक तुम मुझसे नफरत करते हो। इतना कहने के बाद वो शावर लेने के लिए वॉशरूम चला जाता है। कुछ वक्त बाद शावर ले अनिरुद्ध बाहर आता है और अपने बाल हेयर ड्रायर से सुखाने के बाद वो अपने कपड़े बदलता है। उसने ब्लू जीन्स साथ में व्हाइट टी शर्ट और जीन्स जैकेट पहन लिया था, जिसमें वो बहुत हैंडसम साथ ही कॉलेज स्टूडेंट की तरह लग रहा था। अमेरिका में रात के 8 बज जाते हैं और अनिरुद्ध रेडी हो अपने बॉडी में परफ्यूम छिड़क अपने रूम से बाहर निकल जाता है। बाहर जाने के बाद अर्नव अनिरुद्ध के लिए स्पोर्ट्स कार लेकर आया था। जब अर्नव के पास अनिरुद्ध आता है तो अर्नव कार का चाबी अनिरुद्ध की तरफ बढ़ा देता है तो अनिरुद्ध चाबी ले लेता है। फिर कार के अंदर जा बैठ कार स्टार्ट कर वो रफ्तार से कार को चलाने लगता है। कुछ ही देर में रफ्तार की स्पीड से अनिरुद्ध एक जगह के पास आ जाता है जहां सभी एंजॉय करने आते थे और यहां इंडियंस ही होते, साथ ही इंडियन सिंगर यहां सॉन्ग भी गाया करते थे। नील ने मोक्ष को अपने साथ लेकर आया था तो कोलिन और चार्ली भी आ जाते हैं और ये बात का इन्फॉर्मेशन अनिरुद्ध को अर्नव के थ्रू मिल गया था। वो अपने कार से बाहर निकल अंदर जाता है तो देखता है अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, तो वो एक शीट पर जा बैठ जाता है जहां से उसे स्टेज साफ शिखर पर स्टेज पर मौजूद इंसान को वो ना दिखे। कुछ ही वक्त में स्टार्ट होने को था। नील और मोक्ष साथ आने लगते हैं। तभी मोक्ष का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो अपने आसपास सिर घुमा देखने लगता है तो नील कहता है, क्या हुआ मोक्ष? इस सवाल को सुन मोक्ष नील को देखता है पर कुछ कहता नहीं है। वही कोलिन और चार्ली ऑडियंस की तरह बैठे थे। वही अनिरुद्ध उन दोनों को साथ आता देखता है तो अनिरुद्ध को थोड़ा गुस्सा आता है, पर इतने वक्त के बाद मोक्ष को देख अनिरुद्ध को बहुत सुकून मिल रहा था। वही मोक्ष और नील स्टेज में जाते हैं और मोक्ष पूरे ऑडियंस की तरफ देखने लगता है। उसे आज ऐसा फील हो रहा था जैसे अनिरुद्ध बहुत सामने है उसके, पर मोक्ष को अनिरुद्ध ऑडियंस के भीड़ में कहीं नजर नहीं आता है। तो मोक्ष अनिरुद्ध को याद कर उसे महसूस करते हुए अपने गिटार को हाथ में सेट कर अपने आंखों को बंद कर देता है। फिर मोक्ष और नील गाना शुरू कर देते हैं। मोक्ष तो अपने आंखों को बंद कर अनिरुद्ध को याद करते हुए गाना गाने लगता है। तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल, तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल। जब दोनों का गाना ऑडियंस सुन रहे थे तो सभी अपने आंखों को बंद कर बस गाने को एंजॉय करने लगते हैं, पर अनिरुद्ध बस एकटक मोक्ष को ही देखे जा रहा था। मुझे आजमाती है तेरी कमी, मेरी हर कमी को है तू लाजमी। धीरे धीरे ये गाना खत्म होने लगता है और जैसे ही गाने का आखिरी लाइन होता है तो सभी जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। वही कॉलिन शांत ही बैठा था बस, पर चार्ली ऑडियंस के साथ ही ताली बजाने लगता है। ये देख कॉलिन अपने आंखों को रोल कर खड़ा हो जाने लगता है। उसे ऐसे जाता देख चार्ली भी खड़ा हो उसके पीछे जाने लग रहा होता है। वही नील जब कॉलिन को जाता देखा तो वो चिढ़ते हुए अपने मन में कहता है, ये हमेशा ऐसा क्यों शो करता रहता है कि ये बहुत अच्छा सिंगर है। अपने मन में इतना कहने के बाद वो अपना सड़ा सा मुंह बना देता है, पर उसे याद आता है वो ऑडियंस के बीच में है तो जल्दी से अपने होंठों पर वो स्माइल ले आता है। फिर वो और मोक्ष दोनों सभी को मुस्कुराते हुए थैंक यू कह जाने लगते हैं। मोक्ष के जाने के बाद अनिरुद्ध भी खड़ा हो वहां से जाने लगता है। वही मोक्ष, नील, कोलिन, चार्ली चारों वैन में जा बैठ जाते हैं। वही अनिरुद्ध भी बाहर आ अपने कार में जा बैठ कार को स्टार्ट कर उस वैन के पास से ही गुजरता है तो मोक्ष को अपने दिल में अजीब सी हलचल होती है। वही वैन अब तक स्टार्ट नहीं हुआ था तो कोलिन पूछता है, तभी ड्राइवर से पता चलता है कि कार में कुछ खराबी आने की वजह से कार स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। ड्राइवर कार से बाहर निकल चेक करने लगता है। वही मोक्ष अपने आंखों को बंद कर सोचने लगता है, क्या वो जो महसूस कर रहा है वो सच है या झूठ। वही इंडिया में अभी सुबह का वक्त हो रहा था। आदित्य सुबह उठ अपने बगल में जय को सोया देख उसके करीब जा उसके माथे को प्यार से चूम अपने मन में कहता है, सिर्फ तुम्हारे वजह से मैं ये सब झेल रहा हूँ, नहीं तो कब का तुम्हारे भाई को बता चुका होता। अपने मन में इतना कहने के बाद वो कपड़े बदल जॉगिंग और एक्सरसाइज के लिए चला जाता है। आदित्य के बड़े से मेंशन में सब कुछ है इसलिए वो कभी बाहर नहीं जाता था, पर इस छोटी सी रूम में अपने एक्सरसाइज का आदित्य सामान नहीं रख सकता इसलिए वो बाहर ही जॉगिंग करने चला जा रहा था। जब वो जाता है तो सभी आदित्य को ही देखने लगते हैं, खासकर टीनेजर लड़कियां। आदित्य की बॉडी से पसीना आने लगता है तो वो रुक आसपास देखता है। जूस का स्टॉल देख आदित्य वहां जा कहता है, पानी है? तो दुकान वाला ग्लास में पानी डाल देने को था तभी आदित्य कहता है, मिनरल वाटर। ये सुन स्टॉल वाला कहता है, नहीं सर वो तो नहीं है, क्या मैं आपके लिए कोई जूस बना दूं? ये सुन आदित्य कहता है, नो। तभी एक लड़की आती है और मिनरल वाटर बॉटल बड़ा कहती है, ये लीजिए। आदित्य उस लड़की की तरफ देखता है तभी लड़की कहती है, मैं अभी उस शॉप से लेकर आई हूँ। ये सुन आदित्य उस शॉप की तरफ देखता है फिर लड़की को पूरा इग्नोर कर जाने लगता है। ये देख लड़की के चेहरे पर निराशा छा जाता है।
वही दूसरी तरफ अमेरिका में विंड ठीक हो चुका था और ड्राइवर स्टार्ट भी कर देता है। तभी मोक्ष अपनी आंखें खोल खिड़की से बाहर देखने लगता है और उसका दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। तभी नील उसके कंधे पर अपना हाथ रख देता है तो मोक्ष अपने ख्यालों से बाहर आ नील की तरफ देखता है। तभी नील सवाल करता है, तू किसके बारे में सोच रहा है? इस सवाल को सुन मोक्ष नील को देखता है, फिर कुछ सेकंड खामोश रहने के बाद कहता है, बस बाहर देख रहा था, सोच कुछ नहीं रहा हूँ। मोक्ष के बातों पर नील को जरा भी भरोसा नहीं हो रहा था। वो उसके कंधे पर हाथ रखने वाला था पर कोलिन उसकी गर्दन पर सिर रख देता है, जिससे नील हैरान हो अपने चेहरे को मोड़ देखता है। कॉलिन के आंखों को बंद देख नील अपने मन में कहता है, ये खड़ूस मेरे कंधे पर सिर क्यों रखा? वही मैं सोच रहा था, पर ये तो नींद में अपना सिर मुझ पर रखा है, वैसे सोते हुए कितना हैंडसम दिखता है। खुद में इतना कहने के बाद वो अपने हाथ को उठा अपने उंगलियों को उसके चेहरे के पास ले जाने लगता है, पर तभी नील रुक जाता है और अपने हाथ पीछे कर अपने मन में ही कहता है, मैं ये क्या कर रहा हूँ? इस खड़ूस को लड़कियों में इंटरेस्ट है और मैं नहीं, मुझे ये खड़ूस जरा भी नहीं पसंद है। इतना कहने के बाद अपने चेहरे को फेर लेता है। वही दूसरी तरफ अनिरुद्ध होटल पहुंचने के बाद अपनी कार से बाहर निकल होटल के अंदर चला जाता है, फिर अपने रूम में जाता है। अपने रूम में जाने के बाद अनिरुद्ध अपने कपड़े बदल बालकनी में जाता है और सिगरेट की कस लेते हुए वो मोक्ष को ही याद करने लगता है। फिर खुद में ही कहता है, बहुत जल्द मैं इस दूरी को खत्म कर दूंगा। इतना कहने के बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वही दूसरी तरफ बड़े से होटल के वीआईपी रूम में मनन बेड में आधा लेटा था और एक लड़का उसके शरीर को किस करते हुए नीचे ऑल ओवर साइड को किस करते हुए लिक करने लगता है। तभी मनन उस लड़के के बाल में अपनी उंगलियों को घुसा अपने मुट्ठी को बांध गुस्से में कहता है, अगर मोक्ष मेरा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा भी नहीं होने दूंगा। अनिरुद्ध, देखता हूँ तुम अपने मोक्ष को अब कैसे बचाते हो। अपने आप में इतना कहने के बाद लड़के को बैग पर कर उसके बैग में सेट कर झटके से एक ही बार में अंदर प्रवेश करने के बाद उसके कान के करीब जा कठोरता से कहता है, मोक्ष की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता है। करीबन 2 घंटे के बाद मनन का फोन बजता है तो वो लड़के से दूर हो अपना फोन टेबल से उठा अपने कान में लगाता है और अपने कोल्ड आवाज में कहता है, हेलो। तो दूसरे तरफ का आदमी उसे कुछ बताता है। ये सुन मनन के होंठों पर मुस्कान छा जाता है और वो फोन पर बात कर रहे इंसान को इंस्ट्रक्शन देते हुए वो अपने कपड़े पहन जाने वाला होता है। तभी वो लड़का कहता है, यू डिडंट गिव मी मनी सर। ये सुन मनन गुस्से में उस आदमी की तरफ देख फोन कट कर कहता है, आई डोंट लाइक पीपल हु इंटरप्ट फ्रॉम बिहाइंड। इतना कहने के बाद गुस्से में मनन एक चेक निकाल जमीन पर फेंक रूम से बाहर निकल अपने गार्ड से कहता है, ये लड़का मुझे जिंदा नहीं चाहिए। ऑर्डर देने के बाद वो जाने लगता है। वही दूसरी तरफ इंडिया में विहान रचना को कॉल करता है तो रचना कॉल नहीं उठाती है। ये देख विहान को बहुत गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में अपने रूम से बाहर निकल मेंशन से बाहर जाने लगता है। तभी सर्वेंट कहती है, सर नाश्ता। पर विहान इतने गुस्से में था कि सर्वेंट का बात सुने बिना ही वो मेंशन से बाहर निकल जाता है और जैसे ही कार के पास आता है ड्राइवर कार का दरवाजा खोल देता है। पर विहान अपने हाथ आगे बढ़ा कहता है, चाबी दो और आज के लिए तुम घर जा सकते हो। ये सुन ड्राइवर कार का चाबी आगे बढ़ा विहान को देखते हुए कहता है, ओके सर। इतना कह ड्राइवर वहां से जाने लगता है। वही विहान ड्राइविंग सीट पर जा बैठ कार स्टार्ट कर देता है और रफ्तार से चलाते हुए वो रचना के कॉलेज की तरफ जाने लगता है। वही दूसरी तरफ रचना जय के घर आ जाती है और दरवाजा नॉक करती है तो जया दरवाजा खोल देता है तो तभी सामने रचना को देख जय हैरान रहता है। वही रचना अंदर आते हुए कहती है, तुझे पता है जय, विहान मेरे घर शादी का रिश्ता लेकर आए हैं, पर वो चीटर है, वो अब भी। इतना कही ही थी कि तभी सामने उसे आदित्य दिखता है, जिसे देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वही जय रचना के पास आता है तो रचना जय को देखती है। तभी जय रचना का हाथ पकड़ कहता है, मेरे साथ चल। इतना कहने के बाद वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तभी आदित्य कहता है, जय, जो बात करना यही करो और मैं जय का बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुन रचना के होश उड़ जाते हैं और वो जय के कान में जा कहती है, तुझे लड़कों में कब से इंटरेस्ट आ गया, और ये माही का भाई है और माही तुम्हें पसंद करती है। ये सब सुन जय रचना के कान में कहता है, माही को पता है और वो मुझे नहीं मेरे भैया को पसंद करती है। इस बात को सुन रचना की आंखें और बड़ी बड़ी हो जाती है। तभी विराज आ जाता है और रचना और आदित्य के बिगड़े चेहरे को देखता है। क्योंकि रचना जय के बहुत करीब थी, उसे देख विराज के होंठों पर मुस्कान छा जाता है। वही विराज रचना से कहता है, कॉलेज का टाइम हो गया है। तभी रचना जय दोनों विराज के तरफ देखते हैं तो रचना कहती है, हाँ भैया, मैं बस जय को लेने आई थी। ये सुन विराज कहता है, चलो मैं छोड़ दूंगा तुम दोनों को। तभी आदित्य खड़ा हो कहता है, मैं छोड़ सकता हूँ, वैसे भी तुमने मुझे दिया था जय का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को।
ये सुन विराज मुस्कुराते हुए कहता है, ओके ठीक है। वही रचना को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वही आदित्य खड़ा हो अपने कार का चाबी ले कहता है, चलो। इतना कहने के बाद वो बाहर जाने लगता है तो जय भी जल्दी से अपने बैग को अंदर से जा ले आता है। फिर जय माही पीछे पीछे जाने लगते हैं। तीनों बाहर आ जाते हैं तो आदित्य ड्राइविंग सीट पर जा बैठ जाता है। वही रचना पीछे और जय भी पीछे बैठने को था। तभी आदित्य कहता है, मैं ड्राइवर नहीं हूँ जो तुम पीछे बैठ रहे हो। साफ मतलब ये नहीं था कि आदित्य कहना चाहता है, पीछे मत बैठो, बस मेरे बगल में बैठो। आदित्य को इतना पोसेसिव देख रचना के होंठों पर मुस्कान आ जाता है, पर विहान के बारे में सोचते हुए उसके चेहरे पर निराशा छा जाता है। वही जय आगे जा बैठ जाता है तो आदित्य कार स्टार्ट कर देता है। तभी जय रचना से कहता है, तू कुछ कह रही थी ना रचना। जय के सवाल पर रचना अपने फीके आवाज में कहती है, कुछ नहीं। ये रास्ता धीरे धीरे पार होने लगता है और कॉलेज आ जाता है तो जय और रचना दोनों कार से बाहर निकल जाते हैं। तभी आदित्य भी कार से बाहर निकल जाता है। जब आदित्य को विहान देखता है, वो भी उसके साथ रचना है, तो उसके आंखों में गुस्सा भर जाता है और वो कार से बाहर निकल रचना के पास आने लगता है। वही विहान को देख रचना के पैर जम से जाते हैं। वही जय रचना को देखता है और आदित्य भी बस विहान को आता देख रहा होता है। विहान सामने आने के बाद गुस्से में रचना के हाथ को पकड़ अपने बाहों में खींच कहता है, मेरा फोन ना उठाने का रीजन क्या था और तुम्हें कहा था ना। इतना कहने के बाद आदित्य को घूर कर देखते हुए रचना से कहता है, मना किया था ना इसके आसपास रहने से। विहान की बातों और उसके गुस्सा में हाथ दबाने से रचना को दर्द और डर दोनों लग रहा होता है। तभी ये देख आदित्य कहता है, विहान तुम्हें हो क्या गया है। सबसे पहली बात, मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी बात, जय मेरा बॉयफ्रेंड है, इसलिए मैं दोनों को छोड़ने आ गया। आदित्य की बातों को सुन विहान थोड़ा हैरान हो जाता है, पर फिर अपने सेंस में वो रचना का हाथ को और कसके पकड़ अपने साथ ले जाने को होता है। तभी आदित्य विहान के कंधे पर अपना हाथ रख कहता है, तुम सही नहीं कर रहे हो। ये सुन विहान अपने चेहरे को मोड़ आदित्य की तरफ देखता है। तभी आदित्य आगे कहता है, विहान प्यार से पेश आओ। ये सुन विहान गुस्से से भरी आवाज में कहता है, तुम मुझे सिखा रहे हो जो आज तक खुद किसी के साथ अच्छा पेश नहीं आया है। विहान की बातें सुन आदित्य कहता है, हाँ इसलिए ही कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने एटीट्यूड के कारण ही जय को एक बार खोया हूँ, अब फिर नहीं खोना चाहता हूँ। पर तुम क्यों इतने बदल गए हो। आदित्य की बातों को सुन विहान आदित्य को देखता है, फिर कहता है, मैं तुम्हारे मामलों में इंटरफेयर नहीं करने आता हूँ, तो मेरे मामले में मत करो। इतना कहने के बाद विहान रचना को अपने साथ ले जाने लगता है। वही दूर से भले सबको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, पर देखकर समझने का कोशिश कर बातें जरूर बना रहे थे, इसलिए रचना शांति से विहान के साथ जाने में समझदारी समझती है। वही दूसरी तरफ अनाया कॉलेज पहुंच जाती है और गेट की साइड में खड़ी हो जाती है। तभी अनाया का फोन बजता है तो वो झट से अपना फोन निकालती है। विक्रांत का फोन था तो वो झट से कॉल पिक कर अपने कान में लगा कहती है, हेलो। तभी विक्रांत कहता है, अपोजिट साइड देखो। ये सुन अनाया अपने सिर को ऊपर कर देखती है। सामने एक लग्जरी कार खड़ा था तो वो उस कार को देख रही होती है, बस क्योंकि ये वो कार नहीं था जिसमें विक्रांत से वो हमेशा मिला करती थी। तभी विक्रांत कहता है, देख क्या रही हो, मेरे पास आओ, नहीं तो कॉलेज लेट हो जाएगा। ये सुन अनाया चलने लगती है और जल्दी से विक्रांत के कार के पास आ कार का दरवाजा खोल कार के अंदर विक्रांत के बगल में जा बैठ विक्रांत की तरफ देख सवाल करती है, ये किसकी कार है। इस सवाल को सुन विक्रांत हंसने लगता है, फिर उसके चेहरे पर अपने हाथ को रख ड्राइवर की तरफ कठोरता से देखता है तो बेचारा ड्राइवर कार से बाहर निकल जाता है। तभी विक्रांत प्यार से अनाया के आंखों में देखते हुए कहता है, अनाया ये कार मेरा ही है, मुझे किसी और से कार लेने का क्या जरूरत है। ये सुन अनाया कहती है, हाँ आपने सही कहा। अनाया कहने ही वाली थी इससे आगे कुछ, विक्रांत उसके होंठों के करीब जा अपने होंठ मिला प्यार से किस करने लगता है तो अनाया की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। तभी विक्रांत कुछ देर तक किस करने के बाद उससे दूर हो कहता है, तुम मेरी हो, ये बात याद रखना, और तुम्हारे 1 इंच करीब भी कोई नहीं आने चाहिए। विक्रांत की बातों को सुन अनाया मुस्कुराने लगती है। तभी विक्रांत उसे घूर कर देख कहता है, मजाक में मेरी बातों को मत लो, मुझे पसंद नहीं, मेरी पसंद को कोई नजर उठाकर भी देखे। ये सुन अनाया उसके गले से लग जाती है और कहती है, आपके पसंद की तरफ कोई नजर उठाकर भी देखा तो मैं नजरें छीन लूंगी। इतना कहने के बाद विक्रांत से दूर हो अनाया खिलखिलाकर हंसने लगती है। अनाया की हंसी इस वक्त विक्रांत को बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, वो उसे एक तक बस देखने लगता है। वहीं अनाया विक्रांत को अपने तरफ देखता पा मुस्कुराना बंद कर विक्रांत को देखने लगती है तो विक्रांत एक बार फिर उसके होंठों के करीब जाने को था, पर अनाया अपने होंठ विक्रांत के होंठों पर रख उसे किस करने से रोकते हुए कहती है,
मैं पहले दिन ही लेट हो जाऊंगी। इतना कह बाई में हाथ हिलाते हुए कार से बाहर निकल कॉलेज की तरफ भागते हुए जाने लगती है। वही विक्रांत मुस्कुरा रहा होता है, तभी ड्राइवर कार के अंदर आ ड्राइविंग सीट पर बैठ विक्रांत की तरफ देखता है। विक्रांत को मुस्कुराता देख ड्राइवर को अच्छा लगता है। वो मुस्कुराते हुए सवाल करता है, सर कार स्टार्ट करूं? इस सवाल को सुन विक्रांत कहता है, यस। जवाब सुन ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। तभी विक्रांत का फोन बजता है तो विक्रांत अपने फोन को निकाल स्क्रीन पर अपनी माँ का कॉल आता देखता है तो कॉल उठा अपने कान से लगा कहता है, हाँ मॉम। तभी विक्रांत की मॉम कहती है, तुम्हारे नानू आए हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं तो अभी के अभी मेंशन आ जाए आप। ये सुन विक्रांत कहता है, ओके मॉम। कॉल कट हो जाता है। फिर विक्रांत ड्राइवर को पुराने मेंशन जाने को कहता है तो ड्राइवर कार पुराने मेंशन की तरफ बढ़ा देता है। कुछ वक्त के बाद कार पुराने मेंशन में जा रुकता है तो गार्ड कार का दरवाजा खोल देता है। कार का दरवाजा खुलने के बाद विक्रांत कार से बाहर निकल मेंशन के अंदर जाने लगता है। मेंशन के अंदर जैसे आता है विक्रांत के नानू खड़े हो जाते हैं। तभी विक्रांत उनके पास जाता है तो विक्रांत के नानू विक्रांत को गले से लगा कहते हैं, मेरे से कैसे हो? सवाल करते हुए वो विक्रांत से दूर हो जाता है। तभी विक्रांत जवाब देता है, नानू मैं ठीक हूँ, आप बैठिए। ये सुन विक्रांत का नाना जी बैठ कहते हैं, मेरे बगल में बैठो। इस बात को सुन विक्रांत अपने नानू के बगल में बैठ जाता है। वही उसके मॉम डैड भी। तभी विक्रांत अपने नाना जी के बगल में बैठ जाता है तो नाना जी कहते हैं, बेटा कब तक अपने बूढ़े नानू को छोटे छोटे बच्चे खेलने के लिए तड़पाओगे? अपने नानू की बातों को विक्रांत अच्छे से समझ रहा था। विक्रांत कहता है, नानू कह दो आपको बच्चे चाहिए, मैं कल एनजीओ जाकर अडॉप्ट कर लेता हूँ। ये सुन नाना जी कहते हैं, बेटा समझ कर ना समझी वाली जो बातें कर रहे हो, इससे अपने डैड मॉम को बुद्धू बनाना। ये सुन विक्रांत कहता है, नानू मैं शादी करूंगा पर अभी नहीं। इस बात को सुन नाना जी सवाल करते हैं, क्यों? पर मैंने एक बहुत अच्छी लड़की देखा है, एक बार उससे मिल लो और जब तुम्हें शादी करना होगा तभी उससे करना। अपने नाना जी के बातों को सुन विक्रांत कहता है, नानू मैं किसी से नहीं मिलूंगा क्योंकि मैं अपने लिए ऑलरेडी लड़की ढूंढ चुका हूँ। ये सुन पूरे घर वाले हैरान रहते हैं। विक्रांत की माँ झट से सवाल करती है, कौन है वो लड़की? हमें मिलवाए क्यों नहीं अब तक और कब से चल रहा है ये सब? अपनी माँ के सवाल का पुल देख विक्रांत कहता है, क्योंकि वो अभी कॉलेज में ही है। ये सुन तीनों और हैरान हो जाते हैं। वही विक्रांत आगे कहता है, मैं उसके ग्रेजुएशन पूरा होने का वेट कर रहा हूँ, फिर सोचा आप लोगों से मिलवाऊंगा। ये सुन विक्रांत के डैड सवाल करते हैं, किस सेमेस्टर में है वो लड़की अभी? अपने डैड के सवाल पर विक्रांत कहता है, वो अभी अभी ही कॉलेज में एडमिशन ली है। इस बात को सुन विक्रांत की माँ हैरानी से भरे आवाज में कहती है, क्या वो आपसे इतनी छोटी है बेटा आप? इससे आगे वो कुछ कहती कि विक्रांत के नानू कहते हैं, इसमें गलत क्या है? जब मेरी शादी आपकी माँ से हुई थी वो भी मुझसे बहुत छोटी और अनमेच्योर थी, पर विक्रांत मेरा सिर तो वेट कर रहा है। इस बात को सुन विक्रांत के डैड सवाल करते हैं, नाम क्या है? इस सवाल पर विक्रांत कहता है, अनाया। नाम जान विक्रांत की माँ सवाल करती है, किस खानदान से है? इस सवाल पर विक्रांत कहता है, अनिरुद्ध की भतीजी है। अनिरुद्ध और विक्रांत के बीच के लड़ाई का चर्चा हर जगह फैला था, फिर उसके फैमिली को कैसे नहीं होगा? ये बात सुन विक्रांत के डैड कहते हैं, तुम जानते हो ना इसका अंजाम क्या होगा? इस बात को सुन विक्रांत कुछ नहीं कहता है। तभी विक्रांत के नाना जी कहते हैं, मुझे मेरे शेर से कुछ बात करना है अकेले में। ये बात सुन विक्रांत के पेरेंट्स कोई सवाल ना कर खड़े हो जाने लगते हैं। विक्रांत के पेरेंट्स के जाने के बाद विक्रांत के नाना जी कहते हैं, बेटा तुम सच में उससे प्यार करते हो? इस बात को सुन विक्रांत कहता है, नानू आप मुझे जानते हो ना, मैं कैसा था? मेरे अंदर प्यार इमोशन कुछ नहीं था। इनफैक्ट मुझे लगता था लड़कियां बस सेटिस्फैक्शन के लिए होती है, पर नानू पहली बार किसी लड़की से मिले ऐसा नहीं लगा। मेरे ख्याल बदल गए और मेरे अंदर का इमोशन जागने लगा। ये सुन विक्रांत के नाना जी अपने नाती के कंधे पर अपने हाथ को रख देते हैं और हाथ थपथपाते हुए कहते हैं, कहा था ना एक दिन आपको जरूर प्यार होगा, क्योंकि आपके दादाजी भी ऐसा ही कहते थे। एक दिन मेरे दोस्त और आपके दादाजी के लाइफ में लड़की आए और वो भी आपकी तरह बदल गया। अपने नाना जी की बातों को सुन विक्रांत कुछ सोचने लगता है।